नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 3 समानता, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक है हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, समानता क्या होती है जान लिया, अब समानता को बढ़ावा कैसे देना है वो जानो। फिर औपचारिक समानता की स्थापना करना कैसे है, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता कैसे आ सकती है, ये सब कुछ हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने ये जाना है कि समानता महत्वपूर्ण है। इस बात को अभी तक आपने क्या समझा वो सुनिए। आपने ये समझा कि समानता भैया बहुत बड़ी जरूरी चीजें होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए समानता। उसके बाद आपने ये भी जाना कि समानता क्या होती है, और समानता में आपने ये भी जाना कि पूर्ण रूप से तो समानता कभी स्थापित नहीं हो सकती। कुछ लोग अपने गुणों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपनी मेहनत के कारण आगे होते हैं और कुछ लोग पीछे होते हैं, तो कभी पूर्ण रूप से तो समानता में स्थापित कर ही नहीं सकते ना। ये समानता हम लोगों ने जानी किस प्रकार से, जो समानता के जो आयाम है, जो 3 आयाम है, राजनीतिक समानता लोग चाहते हैं, सामाजिक समानता लोग चाहते हैं, आर्थिक समानता लोग चाहते हैं, ये सब कुछ। इसके अलावा हमने शिक्षा में असमानता देखी, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने असमानता देखी। हम असमानता का वर्चस्व पूरी दुनिया में देख चुके हैं। तो अब हमारा ये सवाल यहाँ तक ये उठ करके आता है कि हमें ये बात महसूस हो गई कि असमानता गलत है, समानता एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। समानता सबको मिलनी चाहिए, सबको साथ समानता होनी चाहिए। समानता राजनीतिक भी मिलनी चाहिए, सामाजिक भी मिलनी चाहिए और आर्थिक भी मिलनी चाहिए। परंतु मुद्दा यह है कि समानता मिले तो मिले कैसे, कैसे मिलनी चाहिए समानता, और इस समानता को फिर बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है कि भैया समानता 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 समानता। मैंने जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको एक बात कही थी कि ये चीज पता चल गई कि असमानता गलत है, पर समानता को लाए तो लाए कैसे, कैसे स्थापित करें। आज जैसे मुझे पता है कि इस रूम में अंधेरा है, तो अंधेरा तो है मतलब, और मुझे पता है कि लाइट जलते हुए अंधेरा दूर हो जाएगा, परंतु लाइट ही जलाऊं तो जलाऊं कैसे, कौन सा स्विच है, कहां से चलेगी, ये मुझे पता होना चाहिए ना। उसी प्रकार से आपको ये बात पता हो गई कि असमानता गलत है, असमानता को बिल्कुल यूं ठोकर मार करके दूर करना है, परंतु यह असमानता को दूर करे तो करे कैसे, और समानता लाए तो लाए कैसे, और लाने के बाद उसको किस प्रकार से बढ़ावा देने का अर्थ यही है कि समानता पहले लेकर के कैसे है, लाओगे तभी तो बढ़ाओगे, तो इसको बढ़ाना कैसे है, ये बात आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जड़ है ना असमानता की, उसको काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें असमानता की जो जड़ है ना बेटा, उसको काटना पड़ेगा। और ये असमानता की जड़ कौन है? समाज की जो व्यवस्था है वही तो है। समाज की जो व्यवस्था है वही इन असमानता की जड़ है, इनइक्वालिटी की जड़ है। क्योंकि हमने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था कि यह माना गया है कि प्राकृतिक असमानताओं से ज्यादा तो समाज द्वारा पैदा करी गई असमानता है। प्रकृति ने इतनी असमानता हमें पैदा नहीं करी, ईश्वर ने हम में असमानता पैदा नहीं करी, परंतु ये तो हम समाज ने, और जब समाज का नाम आया उसमें आप भी हो, मैं भी हूं, हम सब समाज का, सोसाइटी का पार्ट है। तो समाज ने असमानताएं पैदा करी, तो असमानताओं की जड़ें क्या हैं? जो हमारे द्वारा मतलब समाज के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें असमानता है। हमने जाति के आधार पर, हमने लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर, स्थान के आधार पर, इन सब के आधार पर भेद करना, डिफरेंस करना, असमानता पैदा करी। किसने करी? हम इंसानों ने करी, हम मानवों ने करी, हमारी व्यवस्थाओं ने करी, हम समाज ने करी। तो सबसे पहले तो अगर समानता को लाना है तो ये असमानताओं की जो जड़ है, जो कि समाज की व्यवस्था है, इनको खत्म करना पड़ेगा। और समाज की व्यवस्थाओं ने क्या करा? समाज की व्यवस्थाओं ने क्या करा? किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा बना दिया, किसी को ताकतवर, किसी को कमजोर बना दिया। मतलब हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने औपचारिक रूप से, एक फॉर्मल तरीके से क्या करा? किसी को बड़ा बनाया है। तो वो औपचारिक जो समानता है वो हमें स्थापित करनी पड़ेगी। औपचारिक समानता हमें स्थापित करनी पड़ेगी। औपचारिक समानता का मतलब क्या है? कि जो समाज ने बनाया कि साहब इस वर्ग का व्यक्ति ऊंचा है और इस वर्ग का व्यक्ति नीचा है, ये ताकतवर, ये कमजोर, ये ऐसा, ये वैसा।
ये जो समाज ने बनाया है इसको खत्म करना पड़ेगा, एक बार औपचारिक तरीके से, एक बार कानूनी रूप से, एक बार सबको समान करना ही पड़ेगा। ये खत्म करना पड़ेगा कि साहब हाँ आप इस कुल में, इस जाति में, इस वर्ग में, इस रंग में, इस लिंग में जन्म लेते हो तो आप महान हो, और इनके अपोजिट में लेते हो तो आप छोटे हो जाओगे। ये जो हमने ये सब सिस्टम बना रखा है इसको खत्म करना पड़ेगा। एक औपचारिक तौर पर समानता, औपचारिकता का मतलब ये होता है बेटा कि फॉर्मेलिटी के तौर पर तो सब समान होने ही चाहिए। रियलिटी में होते हैं या नहीं होते वो बात क्या है, पर एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे, कानूनी तौर पे तो सब समान होने चाहिए ना, जरूरी है ना। कानूनी तौर पे तो ये खत्म होना चाहिए ना, मैं ऊंचा वो नीचा, ये तो खत्म होना चाहिए ना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो खत्म हो और सब में समानता आए। ठीक है, अब इसी के लिए भारत के संविधान ने क्या काम करा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 क्या कहता है कि सभी उपाधियों का अंत है, कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा, शिक्षा और सेना को छोड़ करके बाकी किसी को कोई उपाधि नहीं मिल सकती। कोई खुद को कहे महाराज आ रहे हैं, ऐसे महाराज की मैं महान मनीष बिमल, ऐसे ये उपाधि आपको नहीं लगानी है। आपको खुद को ऐसा ऊंचा बना करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। पर सेना की और शिक्षा में आपको, जैसे भाई शिक्षा में आपने कोई डिग्री ली है, आपने पीएचडी कर ली तो आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, ऐसी उपाधियां तो आपकी चलेंगी, पर बाकी उपाधियों को स्वीकार नहीं करा जाएगा। तो एक बार औपचारिक रूप से संविधान ने, कानून ने सबको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, समान कर दिया। तो असमानता को भगाने के लिए सबसे पहले तो जो समाज ने व्यवस्थाएं बनाई ना, समाज ने जो ऊंचा नीचा बनाया, समाज ने किसी को ऊंचा बनाया, किसी को नीचा कर दिया, फिर किसी को कमजोर, किसी को ताकतवर, किसी को कैसा समाज ने बना दिया। अब समाज जब ऐसा हो गया तो समाज में आया फिर कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था का ये जो समाज ने ऐसा कर रखा ना, ये गलत कर रखा। आप यहां पे रहो तो तुम भी यहां पे रहो, सब बराबर हो, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। तो कानून के द्वारा एक औपचारिक तरीके से क्या कर दी जाए, समानता स्थापित कर दी जाए। अब औपचारिक प्रकार से समानता स्थापित करने से, एक बार कानून में ये कह देने से कि भाई सब समान है, सब बराबर है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होगा, उन्मूलन होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करेगा। और मैं बड़े ध्यान से आपको एक बात कह दूं, यहाँ पे छुआछूत सिर्फ जाति की बात नहीं करी है, छुआछूत शब्द बोला है बस, अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार वो किसी के साथ ही नहीं होगा। यहाँ पे किसी जाति, किसी वर्ग की बात नहीं करी, किसी के साथ भी हो तो वो गलत है। परंतु आज हम देखते हैं ना, आज भी भारत के काफी गांवों से, राज्यों से ऐसी खबरें निकल करके आती है कि जो दलित पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनको घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार होता है, छुआछूत वाला व्यवहार होता है। तो क्या औपचारिक रूप से समानता स्थापित कर देने से, एक बार कानूनी रूप से समानता स्थापित कर देने से क्या सच में समानता स्थापित हो जाती है क्या? हमारा देश का संविधान तो ये भी कहता है कि महिला पुरुष सब बराबर है। तो क्या महिलाओं को उतने अवसर मिल रहे हैं जितने पुरुषों को मिल रहे हैं? क्या सच में महिलाएं उतने ऊंचे पदों पर पहुंच पाई है जितने पुरुष पहुंच गए हैं? क्या महिलाओं पर आज कोई घरेलू हिंसा नहीं होती है? क्या महिलाओं को आज पूरी आजादी है पढ़ने की, आगे बढ़ने की? बिल्कुल भी नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि सुधार हुए हैं, पर अभी और सुधारों की आवश्यकता है। तो औपचारिक रूप से समानता स्थापित कर देना ही काफी नहीं है, यह अनिवार्य है, यह जरूरी तो है। अगर आप औपचारिक रूप से अगर ये नहीं खत्म करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। औपचारिक रूप से तो जरूरी है, एक बार तो इसको औपचारिक रूप से ये करना कि हाँ सब समान है, ये जरूरी है। क्योंकि दूसरे लोगों साहब कानून का डंडा पड़ेगा ना, तो नहीं, अपन को किसी को ऐसा नहीं बोलना, किसी को तो एक वो मन में रहता है, ठीक है, कानून सब डरते, और नहीं साहब कानून। तो एक बार कानूनी रूप में तो सबको समान करना जरूरी है ना, तो ये अनिवार्य है, परंतु ये सिर्फ काफी नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो कमजोर है, जो पिछड़ चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, उन सबको आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल काम तो करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल काम तो करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं। अब दो लोग हैं तो मान लीजिए एक जो लोग है वो बहुत अट्ठा कट्टा है और एक कमजोर है। तो अब कमजोर है तो उसके लिए क्या होगा, उसको थोड़ी ऐसी दवाइयां देंगे, ऐसा फूड खिलाएंगे जिससे कि वो मजबूत बन जाए, ताकतवर हो जाए, है ना। तो मतलब उसको उसके बराबर में पहुंचाने के लिए हमने उसको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दी है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से कमजोर होते हैं, अब उनको पढ़ाने के लिए क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं, बेटा देखो ये चीज समझो, उनको और बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो उनको बराबर लाने के लिए थोड़े से स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाते हैं। और ये स्पेशल एफर्ट्स कभी कभार लोगों को क्या लगता है, विभेद लगता है, भेद लगता है कि साहब ये तो सोसाइटी में आप भेद कर रहे हो, ये तो आप सोसाइटी में डिफरेंस पैदा कर रहे हो, किसी को सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही, किसी को सरकार बहुत सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो ये गलत नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि जो पीछे रह चुके हैं उनको आगे लाने के लिए काम करना पड़ता है सरकार को।
तो एक तो हमें औपचारिक समानता स्थापित करनी पड़ेगी, मतलब कानून की नजर में सबको बराबर कहना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जो पिछड़ चुके हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए थोड़ी सी पार्शियलिटी करनी पड़ती है, थोड़ा सा विभेद करना पड़ता है। पर सच में पार्शियलिटी नहीं है, सच में ये ऐसा नहीं है कि गलत कर रही है सरकार या जो कानून व्यवस्था वो गलत कर, नहीं, उनको आगे लाने के लिए थोड़ा सा क्या है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं, उनको थोड़ा सा और मदद देने पड़ते हैं। इस विभेद में हम देखते हैं कि सरकार जो पिछड़े वर्ग के लोग या चाहे कोई भी सा वर्ग हो, उनके लिए सरकार कुछ योजनाएं लेकर के आती है, उनको स्पेशल थोड़ी सी जो योजना है उनके सारे मदद करती है। ऐसा ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज के में तो नहीं, पर आगे के लेक्चर में, सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई, या इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों अफर्मेटिव एक्शंस। इसी अफर्मेटिव एक्शन का एक रूप हमारे देश में भी है जिसको हम आरक्षण कहते हैं, ठीक है ना, आरक्षण या रिजर्वेशन, ठीक है। और इसी आरक्षण की चर्चा जब मैंने संविधान वाली किताब में चैप्टर 2 पढ़ाया था, समानता का अधिकार, उसमें भी मैंने चर्चा डिस्कस करा था कि भैया आरक्षण क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, क्या पक्ष विपक्ष में इसके पॉइंट रखे जाते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करा था। तो अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्रवाई है। सकारात्मक जो कार्रवाई है ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चल रही है, पर हो रही है। ये सकारात्मक कार्रवाई क्यों, इसको पॉजिटिव एक्शन भी कहते हैं। पॉजिटिव क्यों, सकारात्मक मतलब अच्छा है, किसी को आगे लाने के लिए आप काम करो तो अच्छा है। वो कहा जाता है ना कि अगर अच्छी नीयत से झूठ भी बोला जाए तो वो भी झूठ नहीं होता, किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। उसी प्रकार से किसी की मदद करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो वो खराब नहीं है, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो समानता को बढ़ावा देने के दो तरीके हैं। पहला तो जो समाज ने जो व्यवस्थाएं तय करी है उन व्यवस्थाओं को खत्म करना और औपचारिक रूप पर समानता स्थापित कर देना। और औपचारिक रूप से समानता, कानून की नजर में समानता स्थापित करने से ही कुछ नहीं होगा। जो सच में पिछड़ चुके हैं, जो बैकवर्ड रह चुके हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ सकारात्मक कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, कुछ विभेद करना पड़ेगा। विभेद का मतलब तो कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको थोड़ी सी स्पेशल फैसिलिटी सरकार देगी, इस प्रकार की। चलिए देखते हैं। अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच के कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई। देखिए, तो अभी तक आप चाहे स्वतंत्रता देखे, समानता देखे, तो हमने समाजवादियों के बारे में पढ़ा, हमने उदारवादियों के बारे में पढ़ा। इन दोनों के बीच के जो बुनियादी मतभेद है उस पर चर्चा करें। समाजवाद का कुछ और मानना है और जो उदारवादी है उनका कुछ और मानना है। उदारवादियों का यह मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिल रहा है तो फिर वहां तक समानता स्थापित है, ठीक है। अगर किसी को अवसर ही नहीं मिल रहा तो फिर गलत है। अवसर सबको मिलना चाहिए, अगर अवसर मिल रहा है तो फिर सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति को अवसर मिल रहा है तो अपना गुण, अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकता है और उससे अच्छे स्तर पर पहुंच सकता है। परंतु समाजवादियों का यह भी मानना है कि समाजवादी कहते नहीं, सब अगर भेद है तो सिर्फ और सिर्फ अवसर से ही कुछ नहीं होगा, सिर्फ अवसरों से ही कुछ नहीं होना कि आपने समान अवसर कर दिए। मार्क्स ने कहा था ना कि समान अवसरों से क्या होता है, समान अवसर नहीं, और भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हमने समानता के उद्देश्य को पाने वाले सर्वाधिक वांछनीय मतलब जो हम चाहते हैं, सर्वाधिक जो चाहने वाले जो तरीके हैं, ये दो तरीके हैं, या तो समाजवादी वाला तरीका है या उदारवादी वाला तरीका। ये कहते हैं समान अवसर मिल रहे हैं, सबको बराबर का मौका मिल रहा है, तो बस बात खत्म करो, मामला छोड़ो, सरकार हस्तक्षेप ना करे, बराबर अवसर मिल रहा, जिसमें जितना टैलेंट है वो दिखा दो। परंतु समाजवादी कहते हैं नहीं भाई, समान अवसरों से ही कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बहुत पिछड़ गए, वो वहां खड़ा और ये यहां खड़ा, बोला रेस चालू कर दो, तुम्हें भी दौड़ने का मौका मिल रहा है और तुम्हें भी दौड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये सही नहीं है। तो बोला इसको कुछ सरकार मदद करे, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये समाजवादी कहते हैं। तो दोनों के जो विचार हैं, दोनों के जो मतभेद है, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी है, ठीक है, जिससे कि हम समानता पा सकते हैं। जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है, आज भी ये विचार करना जरूरी कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। देखिए, अब ये दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण है। समाजवादियों का अलग दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि आपका नजरिया, आप कोई चीज को कैसे देखते हो। जो उदारवादी व्यक्ति होता है वो ही सोचता है सबको मौका मिल रहा है ना, चाहे वहां से दौड़ो चाहे यहाँ से, मौका तो मिल रहा है ना, हाँ तो मिल गया, बस अब सरकार नहीं करे। समाजवादी कहते नहीं, ऐसे कैसे ना करे, वो बेचारा इतने पीछे खड़ा, उसको आगे लाने के लिए तो करो। तो दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है, कोई नजरिया। जैसे वो एक बहुत फेमस एग्जांपल कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो एक लोग कहता है कि अरे आधा पानी है, दूसरा कहता है आधा खाली है। तो वो दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है।
तो इन दोनों जो दृष्टिकोण है, समाजवाद का और उदारवाद का, इन दोनों के गुणों पर, इनकी दोनों की अच्छी बातों पर और इनकी सीमाओं, इन दोनों की कमियों पर भी आज विश्व भर में डिबेट चल रही है कि भाई समाजवाद अच्छा है या उदारवाद अच्छा है, समाजवाद अच्छा है या उदारवाद अच्छा है। डिबेट चल रही है और आज भी ये विचार चल रहा है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन सा सिद्धांत और कौन सी नीतियां आवश्यक है। ठीक है, कि उदारवाद वाली नीतियां अच्छी हैं या समाजवाद वाली नीतियां अच्छी हैं। परंतु अगर मैं देखूं तो आज के समय में ज्यादातर जो देश है वो समाजवाद वाली ही अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है और कोई यहाँ खड़ा हुआ और हम कह जाओ दौड़ो, अच्छी बात नहीं है, उसको तो भैया स्पेशल थोड़ा सा एफर्ट देकर के यहाँ तक लाना पड़ेगा, फिर साथ में दौड़ाओ। तो समाजवाद वाला थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैवी, पर फिर भी अभी भी डिबेट्स चलती है इन चीजों। खास तौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। तो खास तौर से यह सोचना है कि समानता लाने के लिए जो सकारात्मक योजना है, ये जो अफर्मेटिव पॉलिसीज हैं, ये क्या सही है या गलत है। और इन चीजों को लेकर के हाल के वर्षों में काफी विवाद खड़ा हुआ है। ये समानता, इक्वलिटी को दर्शाया गया। औपचारिक समानता की स्थापना। अब सबसे पहला, समानता लाने के लिए असमानता की जड़ों को खत्म करना। अजड़ों का मतलब जो समाज ने जो व्यवस्थाएं तय करी है उन व्यवस्थाओं को हटाना। समाज ने अगर किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को ज्यादा मजबूत, किसी को ताकतवर, किसी को कमजोर, किसी को अच्छा, किसी को बुरा बनाया है, तो उनको खत्म कर करके एक बार कानूनी रूप में सबको समान करना, ये औपचारिक समानता की स्थापना कहलाती है। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना है। असमानता और विशेषाधिकार, देखिए अब जहां जहां पर भी असमानता हुई है ना, असमानता होती इसलिए है कि किसी के पास विशेष अधिकार है और किसी के पास नहीं है, किसी के पास ज्यादा अधिकार है, किसी के पास नहीं है। जैसे कि अब मैं बात करूं, आप फ्रांस की क्रांति की बात करिएगा। फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा था 3 वर्ग होते हैं, ठीक है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम वर्ग। आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है कि जो वहां पे क्रांति हुई, उसमें क्या था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार मतलब ये ऐसा अधिकार जो विशेष है, आपको ही मिला हुआ है, तो विशेषाधिकार था। और विशेषाधिकार ये था कि भैया आप दोनों वर्गों को कभी भी टैक्स नहीं देना, जो कर है ना वो नहीं देना, जो कि सरकार को आज सब हर व्यक्ति देता है। तो वो उस समय राजा को, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को नहीं देना। और सबसे अमीर भी यही लोग हुआ करते थे, पर इनसे राजा टैक्स नहीं लिया करता था, क्योंकि साहब आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया, आपसे पैसा, तो सारा का सारा जो टैक्स देना होता था वो आम वर्ग को देना पड़ता था। इसीलिए ही फिर आगे के दौर में जाकर के क्रांति होती है कि साहब हमारे पास ही टैक्स क्यों, ये जो विशेषाधिकार इसको खत्म करो, उन विशेषाधिकारों को खत्म करा गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे पुरुषों को ही पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं है, इस जाति इस वर्ग के लोगों को ही पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार है, इनको नहीं है। तो ये जो विशेषाधिकार है, इन विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। जब ये विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं असमानता भी समाप्त हो जाएगी और समानता आ जाएगी। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्था से संरक्षित रखा गया है। देखिए, सामाजिक असमानताओं जो समाज में स्थापित हो, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता, इनको कुछ तो क्या है, दुनिया भर के अलग अलग देशों में कुछ रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों के और कुछ कानूनी व्यवस्थाओं से क्या है, संरक्षित रखा गया है। मतलब ये जो असमानताएं हो रही है उनको या तो समाज के कुछ रीति रिवाज उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं साहब ये तो हमारा रिवाज है ऐसा, या कानून उनको संरक्षित कर रहा है। जैसे कि फ्रांस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना है, ये वहां पे जो राजा है वो ये कह रहा है कि नहीं देना, तो राजा ही कानून है, राजा ही सब कुछ है, वही कह रहा है, वो संरक्षित कर रहा था। ठीक है ना, कहीं कहीं समाज कहता नहीं साहब ये इस वर्ग के हैं तो इनसे टैक्स नहीं लेना, ये इस वर्ग के हैं तो इनके पास ये अधिकार है, ये हमारे महान है, ये ऐसा है वैसा है। तो वो समाज कुछ रीति रिवाज, कुछ कानून जब संरक्षित करता है तो विशेषाधिकार होते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संरक्षण है, संरक्षण या संरक्षित का मतलब क्या होता है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बचा रहे हो, आप ऐसी असमानताओं को बचा रहे हो। हाँ सही है, सही, आप टैक्स मत दीजिए, आपको विशेषाधिकार, ये जो इस प्रकार का संरक्षण है ये क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो विशेषाधिकार खत्म हो, विशेषाधिकारों के तहत ही जो संरक्षण मिल रखा है कानून से या रीति रिवाजों से, ये खत्म होना चाहिए। और ये खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली असमानता खत्म हो जाएगी और समानता स्थापित हो जाएगी। इक्वलिटी की तस्वीर है आपके सामने। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता है। अब इन रिवाज और इन कानूनों के नाम पर समाज के कुछ हिस्से, मतलब समाज के कुछ लोग, कुछ वर्गों को क्या है, कुछ अवसर, कुछ मौके और कुछ लाभ का आनंद उठाने से मना कर दिया जाता है। नहीं साहब आप इस वर्ग के हो, आपको इस चीज का आनंद नहीं मिलेगा, आपको इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक विशेष
स्थान पर विशेष किसी वर्ग में जन्म लेने के साथ इस प्रकार की असमानताएं होती हैं तो वो गलत है, वो इनइक्वालिटी है, वो भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर मैं एक कुलीन वर्ग में, पादरी वर्ग में जन्म लूं और मुझे खूब अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं और सरकार मुझसे इस बात पे टैक्स ना ले कि नहीं साहब मैंने पादरी कुलीन वर्ग में लिया, तो ये गलत है। इसीलिए फ्रांस में क्रांतियां हुई और आम वर्ग जो बेचारा पिछड़ा हुआ भी है उसको राजा कह रहा है, सरकार कह रही है कि नहीं साहब तू टैक्स दे, तो ये गलत है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो आनंद उठाने से, जो लाभ उठाने से मना कर दिया जाता है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। तो जैसे जब यूरोपियंस का, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज चलता था तो भारत में सिर्फ और सिर्फ जो वोट देने का अधिकार दिया गया था वो किन को दिया गया था, या तो जिनके पास बेटा प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जिनके पास एजुकेशन हो, ठीक है ना, ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। संपत्ति हो, एजुकेशन हो। अब संपत्ति है तो आप अमीर भी हो, पढ़े लिखे हो और आप सरकार को टैक्स पे करते हो, तो ठीक है, ऐसे को। तो अब गरीब लोगों को मताधिकार से, वोटिंग से वंचित रखा गया। इसके अलावा महिलाओं को काफी स्थानों पर जाने से रोका गया। व्यवसाय, उनको कुछ काम धंधा, कुछ गतिविधियों में भाग लेने से भी मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो महिलाएं हैं। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। तो भारत में जो जाति व्यवस्था है वो भारत की जाति व्यवस्था में जो निचली जाति है, जिनमें हम शूद्र कम्युनिटी के लोग कहते हैं, तो उनको शारीरिक श्रम के अलावा जो भी काम है, मतलब पढ़ाई लिखाई का काम है, कोई बौद्धिक काम है, जो दिमाग वाला काम है, वो करने से रोका जाता था। उनसे सिर्फ शारीरिक श्रम करवाया जाता था। मेहनत मजदूरी वाले हैं वही काम करवाए जाते थे। तो पढ़ाई लिखाई का जो लाभ है उस लाभ लेने से रोका जाता था, वंचित करा जाता था। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ देशों में जैसे कुछ खास परिवारों के जो लोग हैं वही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो जनरली जहां राजा महाराजा होते हैं तो उनको ही इस प्रकार की सुविधाएं मिल पाती है। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ये सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाना चाहिए। तो समानता अगर हमें स्थापित करनी है तो ये सभी निषेध, निषेध का मतलब क्या होता है? मना, ठीक है, मना कर दिया जाता है। तो ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर किसी वर्ग को मना कर रखा है कि नहीं साहब आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसका लाभ नहीं उठाना, इसका लाभ नहीं उठाना, जो निषेध कर रखा है और किसी को विशेषाधिकार दे रखे हैं, इन दोनों का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। मतलब किसी के लिए जो मना कर रखा है वो मना हटना चाहिए और किसी को विशेष सुविधाएं दे रखी है वो विशेष सुविधाएं हटनी चाहिए। तभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे कि कमरे में एंटर होने के बाद लाइटें जलाओ और अंधेरे को भगाओ, ठीक है, तो लाइटें जलते ही अंधेरा भग जाएगा। उसी प्रकार से ये विशेषाधिकारों को खत्म करो, जिसको मना कर रखा उसको परमिशन दो और फिर ऑटोमेटिकली समानता स्थापित हो जाएगी। ये तस्वीर आपको दिखाई गई है। चूंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं का संरक्षण देना बंद करे। तो बहुत सी जगह क्या है, कानून का समर्थन होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पादरी और कुलीन वर्ग टैक्स नहीं देगा, इसका समर्थन कौन कर रहा है? राजा समर्थन कर रहा है। तो अगर सरकार, कानून ऐसी चीजों का समर्थन करती है तो वो बंद होना चाहिए। तो सरकार और कानून असमानता की व्यवस्था को जो संरक्षण दे रही है, जो उनको बचाने का काम कर रही है, वो नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। हमारा संविधान ने भी यही किया। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है, ठीक है। हमारा संविधान, भारत का संविधान, देश की आन बान शान, भारत का संविधान, ठीक है ना। बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं भारत के संविधान का नाम सुनता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, बड़ी ही खुशी महसूस होती है। और भारत के संविधान ने भी इसी प्रकार के जो निषेध है उनका अंत करा है, इसी प्रकार के जो विशेषाधिकार है उनको भी खत्म करा और कहा कि चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और जो छुआछूत की प्रथा है, आर्टिकल 17 के तहत इसका भी उन्मूलन करा गया, इसको भी खत्म करने की बात भारत का संविधान कहता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी है और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया गया है। देखिए, अब आज मौजूदा दौर में जितने भी देश हैं उनमें जो संविधान है और जो लोकतांत्रिक सरकार है, उन्होंने औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। मतलब एक प्रकार से दुनिया के सभी देशों के संविधानों ने, कानून व्यवस्थाओं ने सभी प्रकार के निषेधों को हटा दिया और सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को हटा दिया। एक मतलब हम जो दो बात कर रहे हैं कि समानता कैसे आ सकती है, एक तो औपचारिक समानता स्थापित करनी है और दूसरी विभेदों के द्वारा, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई आ जाएगी।
तो औपचारिक समानता तो सबने स्वीकार कर ली, हर देश ने, हर देश के संविधान ने, कानून व्यवस्था ने स्वीकार कर लिया है कि भैया कानून की नजर में सब समान है, कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे आपकी कोई जाति, धर्म, लिंग, रंग, स्थिति कैसी भी हो, कोई मैटर नहीं करता, पर सभी नागरिक जो है वो कानून के एक समान बर्ताव में रहेंगे। मतलब कानून की नजर में आप सभी समान रहोगे, कानून के लिए आप सभी बराबर रहोगे, कानून की नजर में किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, कानून की नजर में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा, कोई गोरा काला कोई इस प्रकार का नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तो कानूनी रूप में एक बार पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं अपने देशों में समानता स्थापित कर दी है, परंतु ये सिर्फ पर्याप्त तो है, जरूरी तो है, पर अपर्याप्त है। जरूरी तो इसलिए है क्योंकि जब तक कानून स्थापना नहीं करेगा तब तक लोग कैसे मानेंगे, तो थोड़ा बहुत कानून के डर से फिर भी लोग मान लेते हैं। तो पहला कानून की स्थापना होना जरूरी है, पर पर्याप्त नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं। जैसे टाइम पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना कि मैं 1 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा, 1 घंटे इको पढ़ूंगी, 1 घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ये तय करना तो जरूरी है, पर पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्यों नहीं है? अगर आप पढ़ो ही नहीं तो फिर टाइम टेबल क्या करेगा? तो टाइम टेबल बनाना जरूरी है, परंतु कंप्लीट नहीं, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। वो तो पर्याप्त तभी होगा जब आप उस पर लागू करते हैं। अब बात करते हैं विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेदक बर्ताव मतलब बर्ताव, हमारा जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अलग अलग होगा, किसी के प्रति थोड़ा सा ज्यादा अच्छा व्यवहार होगा और किसी के प्रति न्यूट्रल व्यवहार होगा। विभेदक बर्ताव के द्वारा क्या है, समानता स्थापित करी जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे, एक बच्चे के पास अच्छी खासी नौकरी है, धंधा है, खूब पैसा टक्का है, बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चे के पास इतना नहीं है। तो अगर माता पिता उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि भाई बर्ताव में, व्यवहार में भेदभाव हो रहा है। माता पिता एक बेटे को नहीं दे रहे, दूसरे को दे रहे, परंतु उस दूसरे को क्यों दे रहे हैं कि भाई तू भी अपने भाई की तरह थोड़ा सा सफल बन जाए, तेरा भी जो जीवन है वो बेहतर हो जाए। तो कहीं ना कहीं समानता स्थापित करने के लिए काम करा जा रहा है। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो छोटों को क्या है, थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, बेटा ये फल, एक फल एक्स्ट्रा ले ले, ये 10 रुपए तू एक्स्ट्रा ले ले, क्यों? हाँ, समानता, देख तू छोटा, कोई बात नहीं। तो बर्ताव कभी अलग अलग व्यवहार करके भी समानता स्थापित करी जाती है। समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब देखिए, समानता का जो सिद्धांत है उसको यथार्थ में मतलब सच्चाई में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता, कि कानून की नजर में सब बराबर है, ये जरूरी तो है, आवश्यक तो है, पर पर्याप्त नहीं है बेटा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कि आपका टाइम टेबल बनाना जरूरी है, पर जब तक आप उस पर लागू नहीं करोगे तो फिर वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तभी होगा जब वो आप लागू करना शुरू कर दोगे। तो इस प्रकार के कानून की समक्ष समानता ये जरूरी तो है, पर अब ये पूरी नहीं, मतलब पर्याप्त नहीं है, और कुछ भी करना पड़ेगा समानता लाने के लिए, और वो है विभेदक बर्ताव। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी समान अधिकारों का उपभोग कर सके, सभी के पास बराबर के अधिकार हो और उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। इसलिए क्या करना पड़ता है, कभी कभार अलग अलग बर्ताव करना पड़ता है, अलग अलग व्यवहार सरकार को करना पड़ता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान करना पड़ता है, कुछ डिफरेंस है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ये कानून के समक्ष समानता दिखाए कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो कानून की नजर में बराबर है, कानून की नजर में सब एक है। उदाहरण के लिए विकलांगों के सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों, रैंप की मांग नियोजित होंगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, ठीक है, जिसके कोई पैर नहीं है या और पैर है पर थोड़ा सा हैंडीकैप्ड आप कह सकते हैं, ठीक है, या और कोई उसकी समस्या है, तो अब ऐसा व्यक्ति मांग करे कि भैया कोई सार्वजनिक स्थान हो। सार्वजनिक स्थान का मतलब जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मान लीजिए और कोई ऐसा स्थान हो गया, स्कूल हो गए, तो वहां पर अगर वो लोग रैंप की मांग करते हैं, ठीक है, एक तो सीढ़ियां होता है, तो सीढ़ियां तो चढ़ने में तो परेशानी आएगी। अब रैंप तो क्या होता है, आराम से वो धीरे धीरे चढ़ सकता है। रैंप की अगर मांग कर रहा है तो वो नियोजित है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक भवनों में वो रैंप के द्वारा ही पहुंच सकता है। अब किसी को लगेगा यार देखो कुछ विकलांग लोगों के लिए रैंप बनवाई जा रही है, ये तो गलत बात है, हमने तो बोला था हमारे लिए लिफ्ट लगाओ, लिफ्ट नहीं लगाई, इनके लिए रैंप बनाई जा रही। अरे तो भाई वो बिना रैंप के फिर पहुंच नहीं पाएंगे ना भवनों में, तो इसलिए क्या है कि वो नियोजित है, वो सही है। तो अब यहाँ पर जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो थोड़ा अलग अलग हुआ कि किसी को सीढ़ियां चढ़वा रहे हो और किसी से रैंप चढ़वा रहे हो, परंतु वो उनके लिए जरूरी है। तो कभी कभार स्थितियों को देखते हुए सब कुछ सही होता है। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि बिना स्थिति जाने,
बिना किसी की कंडीशन जाने हमें कभी भी अपना बयान नहीं देना चाहिए कि हाँ और तो ये तो गलत है, गलत है, गलत। अरे गलत कैसे? पहले उसकी स्थिति जानो, उसकी परिस्थिति जानो, कैसा है क्या नहीं है, किन परिस्थितियों में वो ये कर रहा है, किन परिस्थितियों में क्या काम कर रहा है, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भैया सही है या गलत है। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है, इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सके। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला रात को कॉल सेंटर में काम करती है, तो उसको घर आते जाते समय विशेष सुरक्षा अगर दी जाती है तो तभी उसके काम करने का जो अधिकार है उसकी रक्षा हो पाएगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि समानता की कटौती कर रहा है, ठीक है, समानता की कटौती कर रहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ऐसा देखना चाहिए कि समानता को बढ़ावा देने वाले उपाय हैं। ये तो समानता को बढ़ावा दे रहे हैं, समानता की कटौती नहीं कर रहे बल्कि समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जैसे विकलांग के लिए जब रैंप बनाई गई तो ऐसा मत देखो यार उसके लिए रैंप और हमारे लिए तो लिफ्ट के कह रहे थे नहीं लगा। अरे भाई इससे समानता स्थापित हुई, समानता की कमी नहीं, समानता स्थापित हुई कि वो व्यक्ति भी अब उन भवनों तक, उन जगह तक पहुंच सकता है जहां तक उसको पहुंचने में थोड़ी सीढ़ियों से समस्या होती थी। ऐसे देखना चाहिए। किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। तो किस तरह के विभेद, ठीक है, और अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं, मतलब कहां तक बाधा लगाए, कहां तक विभेद करा जाए, ठीक है, और इन बाधाओं को दूर करने की किस तरह की जो नीतियां हैं वो कौन सी अपनाई जानी चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क पर है। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो भैया ये जो विभेद करने वाला व्यवहार ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कौन सी नहीं अपनानी चाहिए, ये सब। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई। तो सकारात्मक कार्रवाई जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अगला लेक्चर बड़ा होगा, डिटेल में होगा, वो पूरा का पूरा सकारात्मक कार्रवाई पर ही होगा, ठीक है। जैसे कि भारत में आरक्षण है, आरक्षण रिजर्वेशन जो है वो एक प्रकार से सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है, ठीक है, एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देख सकते हैं। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। तो अब अगले लेक्चर में सकारात्मक कार्रवाई को समझने का प्रयास करेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कौन कौन सी नीतियां सरकार ने उठाई है, कौन कौन से मुद्दे उठे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके साथ हम हमारा जो चैप्टर है उसको भी खत्म कर देंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और कैसा लगा आज का लेक्चर वो भी बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।